नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वरुण राजपुरिया। आज का जो टॉपिक है वो है आधुनिक मतानुसार सामान्य विष चिकित्सा का सूत्र। इसके पहले हम लोगों ने आयुर्वेदानुसार जो 24 उपक्रम दिया गया है, जो आयुर्वेद में जो दिया गया है चिकित्सा का उपक्रम या चिकित्सा के सिद्धांत 24 उपक्रम जो अलग अलग दिए हैं उसके बारे में पढ़े थे। आज हम लोग देखेंगे कि मॉडर्न में आधुनिक मतानुसार विष की चिकित्सा के लिए कौन कौन से मैनेजमेंट बताए हैं। ओके, उसके बेसिक प्रिंसिपल क्या हैं ये देखते हैं। तो इन मॉडर्न साइंस द पेशेंट ऑफ acute poisoning have treated generally by using basic principle which includes resuscitation। इसमें क्या आता है सपोर्टिव केयर्स में एज पर ABCD if required। तो इसमें है रिमूवल ऑफ अनएब्जॉर्ब्ड पॉइजन है, यूज ऑफ एंटीडोट, मेथड्स ऑफ एलिमिनेशन ऑफ एब्जॉर्ब्ड पॉइजन फ्रॉम द बॉडी एंड सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। तो ये सारी चीज़ें आती हैं, इसके अंतर्गत अपना जो भी ट्रीटमेंट रहता है वो चलता है। ठीक है, ये बेसिक प्रिंसिपल्स है। मतलब कोई भी अगर पेशेंट आया पॉइजनिंग का केस के साथ, पॉइजनिंग के केस के साथ कोई भी पेशेंट आता है तो उसमें रिसक्सिटेशन कर सकते हैं, उसका रिमूवल ऑफ अनअब्जॉर्ब्ड जो पॉइजन है उसको निकालना है, एंटीडोट यूज़ करना है अगर पता चल जाता है स्पेसिफिक कौन सा पॉइजनिंग हुआ है उसको, और जो एब्जॉर्ब पॉइजन है उसको बॉडी से निकालेंगे, और उसके अलावा जो है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करेंगे। तो आगे समझते हैं इसको वन बाय वन क्या क्या चीज़ें होती हैं इनके अंतर्गत। Resuscitation. Acute poisoning is dynamic medical illness and patient may deteriorate within a few minutes or hours of presentation. When the poisonous patient come in hospital, at first it is need to decide whether patient need resuscitation or not। हमको सबसे पहले तो यही डिसाइड करना है कि उसको resuscitation की ज़रूरत है भी या नहीं। Altered conscious state, loss of airway protective reflexes and hypotension is the common threats of to life in the poisonous patients। तो यही तीनों चीज़ें जो है वो मेन होती है किसी भी पॉइजनिंग का जो पेशेंट होता है उसकी लाइफ को मेंटेन कर रखने के लिए या किसी भी पेशेंट को ज़िंदा रखने के लिए। ये तीन जो चीज़ें होती हैं वो ज़रूरी होती है, जिसको बचाना है, उससे बचना है। वी हैव टू चेक वाइटल फंक्शंस लाइक पल्स, हार्ट रेट एंड पैटर्न ऑफ रेस्पिरेशन टू रूल आउट द रिसक्सिटेशन। अब पहला जो होता है वो है एयरवे मैनेजमेंट। पेशेंट हैविंग डिस्निया एंड देन वी हैव टू चेक द एयरवे एंड मैनेज अकॉर्डिंग टू इट। फर्स्ट, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसको सक्शन है, क्लीन विथ मॉइस्ट क्लोथ, मतलब उसको ऑब्स्ट्रक्शन को हटाना है, दैट्स इट। माउथ गेजेस है तो उसको प्लेस बिटवीन द टीथ। इंडोट्रेकियल ट्यूब है इफ एक्सेसिव फ्रोथ इन ट्रेकिया। ट्रेकियोस्टोमी भी किया जा सकता है इफ एक्सेसिव फ्रोथ बिलो द ट्रेकिया। ब्रीथिंग मैनेजमेंट, उसके ब्रीथ को मैनेजमेंट कैसे करना है, कैसे मैनेज करना है। इफ एयरवे इज क्लीन एंड टिल देयर इज डिस्निया और ब्रेडिपनिया, ये मंद श्वसन जिसको बोला जाता है, और ट्रेकिपनिया। ठीक है, तो देन वी हैव टू चेक द SOPs, सैचुरेशन एंड ऑफ पेरिफेरल ऑक्सीजन। इफ इट इज लेस देन 90% देन मेंटेन 100% SPO एस फॉलोज। तो SPO है उसको मैनेज करना है 100%। ठीक है, इसके अंतर्गत पहला तो आता है माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन, और दूसरा अगर हॉस्पिटलाइजेशन हो जाता है वो तो उसमें ऑक्सीजन टू मेंटेन 100% O2 लेवल एंड मैनुअल वेंटिलेशन बाय अम्बू बैग और मैकेनिकल वेंटिलेशन बाय हार्ट लंग मशीन। ये तीनों के द्वारा उसको ब्रीथिंग को मैनेजमेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है सर्कुलेशन। इफ देयर इज ब्रेडिकार्डिया और ट्रेकिकार्डिया और हाइपोटेंशन, हाइपरटेंशन और एबनॉर्मल ECG, देन वी हैव टू मैनेज सर्कुलेशन। हाइपोटेंशन में IV फ्लूइड देना है, डिहाइड्रेशन वगैरह के कंडीशन में रिंगर लैक्टेट देना है। हाइपोवोलेमिक शॉक है तो IV फ्लूइड इंजेक्शन डोपामाइन वगैरह देना है। हाइपरटेंशन है तो उसमें भी इंजेक्शन NTG और इसके अलावा है नेफिडेफिन। ये सारी चीज़ें दे करके उसके सर्कुलेशन को मैनेज करना है। नेक्स्ट आता है रिमूवल ऑफ अनअब्जॉर्ब्ड पॉइजन। अब किसी ने कुछ पॉइजन लिया है और उसमें अब्जॉर्ब नहीं हुआ है पॉइजन, ठीक है, या इमीडिएट अपन जैसे किसी भी पेशेंट का क्लीन करने के लिए सोच रहे हैं, उसके स्टमक को क्लीन करने के लिए सोच रहे हैं, या ऐसा कंडीशन है कि हमको अनअब्जॉर्ब्ड पॉइजन को बाहर निकालना है, तो द प्रोसीजर ऑफ रिमूवल ऑफ अनअब्जॉर्ब्ड पॉइजन हैव मेजर रोल टू मैनेज द पेशेंट ऑफ पॉइजनस, because if we success to remove maximum poison then further worsening will be avoided। The procedure of removal of unabsorbed poison are vary system to system। It means
दैट इज डिपेंड ऑन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पॉइजन। अब ये भी डिपेंड करता है कि अनअब्जॉर्ब्ड पॉइजन को निकालना कैसे है, तो वो उसके रूट पे डिपेंड करता है कि वो उसको दिया कैसे गया है। अगर किसी ने ड्रिंक किया है तो मोस्ट प्रोबेबली कुछ देर तक तो उसको अनअब्जॉर्ब्ड पॉइजन को निकाला जा सकता है, बट उसको अगर इंट्रावेनस वगैरह दिया गया है तो उसको निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो उसमें देखते हैं हम, जैसे फर्स्ट है इनहेल्ड, ठीक है। If patient have history of inhalation of poisonous gases like CO, CO2, HS, cyanide, then the patient should be managed as follow to remove the unabsorbed poison from respiratory that instantly at site. Remove the patient from exposure site. अगर सांसों के द्वारा उसके अंदर पॉइजन गया है तो सबसे पहले तो उसको ऐसी जगह से हटाना चाहिए जहाँ पे वो पॉइजनस गैस है, और उसके एयर वो इंश्योर क्लियर एयरवे को बहुत अच्छे से क्लीन करना है, क्लियर करना है, और उसके अलावा उसको आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन एंड ऑक्सीजनेशन करना है। इंजेक्टेड पॉइजन अगर है तो इन केस ऑफ इंजेक्शन ऑफ पॉइजनस ड्रग और स्नेक बाइट द पेशेंट शुड बी मैनेज इंस्टेंटली इट साइड बाय अप्लाइंग द प्रेशर बैंडेज विथ स्प्लीन टू इमोलाइज द इफेक्टेड एरिया बिकॉज मोबिलाइजेशन कॉज फास्ट सर्कुलेशन ऑफ पॉइजन और ड्रग और वेनम। तो अगर किसी को इंजेक्टेड है पॉइजन तो उसको इमोबिलाइज करना बहुत बेटर होता है, क्योंकि अगर मोबिलाइजेशन या हिलना डुलना चलना भागना अगर ज़्यादा रहा तो सर्कुलेशन बढ़ेगा, और सर्कुलेशन बढ़ेगा तो पॉइजन जो है बहुत ही आसानी से पूरे बॉडी में फैल जाएगा, सर्कुलेशन में पहुंच करके पूरी बॉडी में चला जाएगा। तो इस कारण से इमोबिलाइजेशन को बहुत अच्छे से ध्यान दिया जाता है और उसको प्रेशर बैंडेज बांधा जाता है। अब एक चीज़ और है इसमें, द एप्लीकेशन ऑफ टॉर्निकेट इंसिजन एंड सक्शन हैज़ आउटडेटेड एंड नॉट रिकमेंडेड बाय WHO। हमने पिछले क्लासेस में पढ़े थे अरिष्ट बंधन। तो अरिष्ट बंधन जो होता है आयुर्वेद में बताया गया है, वो आज के डेट में मॉडर्न साइड में अगर देखा जाए तो WHO के अकॉर्डिंग वो आज के डेट में रिकमेंडेड नहीं है। एस These were found lot of complications like cellulitis, bleeding and infection। तो इस कारण से अरिष्ट बंधन वगैरह को अभी WHO ने रिकमेंड नहीं किया। उसके बाद आता है कॉन्टैक्ट पॉइजनिंग थ्रू स्किन वुंड्स एंड नेचुरल ऑरिफाइसेस। वॉश द एरिया विथ वाटर और सोप एंड वाटर, या ट्रिपल वॉश बोला गया है। इफ पॉइजनस मटेरियल आर ड्रॉप्ड ऑन बॉडी पार्ट इंक्लूडिंग स्किन वुंड और नेचुरल ऑरिफाइसेस देन ट्रिपल वॉश बाय वाटर सोप एंड वाटर इज़ रिकमेंडेड एक्सेप्ट आइस। आइस को छोड़ करके अगर कहीं पर भी ऐसा होता है तो उसको बार बार सोप वगैरह से अच्छे से धोना है, कहीं भी कोई भी पॉइजनस थिंग्स अगर टच हुआ है तो। इन केस ऑफ कॉन्टैक्ट पॉइजन इन आइस इट शुड वॉश थोरोली बाय प्लेन वाटर। अगर आँख में है तो उसको प्लेन वाटर से वॉश करना है। इन केस ऑफ पॉइजनिंग ड्यू टू पेस्टिसाइड द होल बॉडी इंक्लूडिंग हेयर एक्जिला इंग्वाइनल रीजन शुड बी वॉश्ड थोरोली बाय वाटर soap and water whatever the route of administration it may be because it is extended and also absorbed through skin। इसको अच्छे से वॉश ही करना है, क्योंकि मतलब कोई भी उसका एडमिनिस्ट्रेशन का रूट हो बट वॉश अच्छे से करना है क्योंकि वो स्किन के थ्रू एब्जॉर्ब हो सकता है। गैस्ट्रिक लीवेज, स्टमक को वॉश करने के लिए एक प्रोसीजर होता है, गैस्ट्रिक लीवेज कहलाता है। इसका डेफिनेशन देखते हैं। मेथड ऑफ और गैस्ट्रिक लीवेज जिसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिकंटामिनेशन टेक्निक। गैस्ट्रिक लीवेज जो होता है वो स्टमक को वॉश करने का एक टेक्निक है, या डिकंटामिनेशन करने की एक टेक्निक है दैट एम्स टू एम्प्टी द स्टमक ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस। जो भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं हमारे स्टमक में उसको निकालने के लिए गैस्ट्रिक लीवेज यूज़ किया जाता है बाय द सिक्वेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन एंड एस्पिरेशन ऑफ स्मॉल वॉल्यूम्स ऑफ फ्लूइड वाया एन ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब्स। ट्यूब के द्वारा सिक्वेंशियल्स फ्लूइड दिया जाता है और फ्लूइड को बाहर निकाला जाता है। उससे क्या होता है, स्टमक जो है वॉश हो जाता है। इसके लिए दो टाइप का ट्यूब जो भी यूज़ किया जा सकता है वो है स्टमक वॉश ट्यूब होता है, दूसरा है राइल्स ट्यूब। तो गैस्ट्रिक लीवेज ये होता है। नेक्स्ट आता है यूनिवर्सल एंटीडोट। तो ये क्या होता है, मिक्सचर ऑफ 2 पार्ट्स एक्टिवेटेड चारकोल, 1 पार्ट टैनिक एसिड एंड 1 पार्ट मैग्नीशियम ऑक्साइड इंटेंडेड टू बी एडमिनिस्टर्ड टू पेशेंट हु कंज्यूम्ड पॉइजन। ये यूनिवर्सल एंटीडोट है, इसको किसी भी पॉइजन के कंडीशन में यूज़ किया जा सकता है, इस कारण इसको यूनिवर्सल एंटीडोट कहा जाता है। जब इसको नॉर्मली यूज़ तब किया जाता है जब
एग्जैक्ट पॉइजन की जानकारी ना हो कि कौन सी पॉइजनिंग हुई है, क्योंकि हो सकता है किसी भी पॉइजनिंग में कोई भी दूसरा एंटीडोट देने से वो काउंटर अटैक या ड्रग इंट्रैक्शन कुछ हो जाए और हो सकता है साइड इफ़ेक्ट क्रिएट हो जाए। ओके, तो उस चीज़ से बचने के लिए यूनिवर्सल एंटीडोट दिया जा सकता है, जिसको सारे के सारे पॉइजनिंग के कंडीशन में यूज़ किया जा सकता है। तो इसमें वही है, इसका पार्ट्स याद रखना है। एक तो चारकोल जो होता है 2 पार्ट होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है 1 पार्ट एंड टैनिक एसिड 1 पार्ट। इन तीनों को मिक्स करके बनाया जाता है यूनिवर्सल एंटीडोट। नेक्स्ट है फिजियोलॉजिकल और फार्मेकोलॉजिकल एंटीडोट। तो ये क्या होते हैं? दे आर ऑल्सो नोन एज स्पेसिफिक एंटीडोट्स। सर्टेन सब्सटेंसेस विच हैव स्पेसिफिक इफेक्ट अगेंस्ट द पॉइजन आर इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी। इसमें आते हैं ऑर्गेनोफॉस्फोरस इंसेक्टिसाइड्स एंड एट्रोपिन एंड फाइसोस्टिग्मिन आर 2 रियल फिजियोलॉजिकल एंटीडोट्स। नेक्स्ट आता है चिलेटिंग एजेंट। अब चिलेटिंग एजेंट क्या है? दिस आर निगेटिवली चार्ज्ड और ऑक्सीजन containing molecules that react with positively charged metal ion to form a stable complex which are not poisonous। आप इसको क्लियरली समझ लीजिए। चिलेटिंग एजेंट ऐसी चीज़ है जिसको किसी भी प्रकार के मेटल या मेटल पॉइजनिंग में दिया जाता है। मेटल पॉइजनिंग के साथ ये मिल करके एक ऐसा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जो पॉइजनस नहीं होता है। आपको किसी भी प्रकार का कोई पॉइजन हुआ है, लाइक आपने आर्सेनिक है या पारद है, मर्क्यूरी, ये कुछ भी चीज़ का अगर आपको पॉइजन हुआ है, ठीक है, पॉइजनिंग की कंडीशन हुई है, तो आपको अगर चिलेटिंग एजेंट दिया जाता है तो वो चिलेटिंग एजेंट अंदर जाएगा और उस मेटल के साथ एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना देगा। पहले वो अगर इंडिविजुअल जो मेटल था वो पॉइजनस था, बट जब ये चिलेटिंग एजेंट जाएगा तो उस मेटल के साथ मिल करके एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा जो कि पॉइजनस नहीं होता है। तो ये होते हैं चिलेटिंग एजेंट्स। तो इसमें क्या क्या, लाइक BAL ब्रिटिश एंटी लेविसाइड बोला गया है, ऑल्सो कॉल्ड कैप्रोल और 2,3-डिमरकैप्टोप्रोपेनॉल। इट इज़ यूज्ड इन आर्सेनिक, लेड है, बिस्मिथ, कॉपर, मर्क्यूरी, गोल्ड एंड अदर हेवी मेटल्स। इन सब में यूज़ किया जाता है इसको। इसका डोज आप डिटेल्स में लिखिएगा और उसको नोट्स में अपने बनाइएगा। नेक्स्ट है EDTA, इथिलीन डाइएमीन टेट्राएसिटिक एसिड। ये भी एक चिलेटिंग एजेंट है। दिस चिलेटिंग एजेंट इज इफेक्टिव इन लेड है, मर्क्यूरी, कॉपर, कोबाल्ट, आयरन एंड निकल पॉइजनिंग। डोज को आप अच्छे से पढ़ के उसको नोट्स में लिखिएगा, ठीक है। तो 2 प्रकार के चिलेटिंग एजेंट हमने पढ़े, कौन कौन से? BAL एंड EDTA। ये किसी भी प्रकार के मेटल पॉइजनिंग के लिए यूज़ किए जा सकते हैं इसको। नेक्स्ट आता है सीरोलॉजिकल एंटीडोट। इसके अंतर्गत 2 प्रकार के एंटीडोट बताए गए हैं, लाइक पहला है एंटी स्नेक वेनम सीरम एंड एंटी सीरम रेबिस इज कंसिडर्ड। तो एंटी स्नेक वेनम क्या होता है? तो इसमें ईच 1 ml कंटेन कोबरा वेनम 0.6 mg, क्रैथ वेनम 0.45 mg, रसल वेनम 0.6 mg एंड सॉस्केल्ड वेनम 0.45 mg। इनको मिलाकर एक एंटी वेनम बनाया जाता है और इसको किस में दिया जा सकता है? कोबरा, क्रैथ, रसल वाइपर एंड सॉस्केल्ड वाइपर। ये भी 2 प्रकार के होते हैं। मैंने आपको क्लास में बहुत अच्छे से बताया था कि एंटी वेनम के टाइप्स क्या हैं और कैसे कैसे यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग ये जो होता है एंटी वेनम बनाया जाता है और इसका जो इंडिकेशन है वो है कोबरा, क्रैथ, रसल वाइपर एंड सॉस्केल्ड वाइपर। नहीं, इसका जो डोज है वो 10 वायल विथ राइगरलेक्टेड IV ड्रिप टिल द साइन एंड सिम्टम्स विल बी रिवर्स। जब तक वो उसका साइन एंड सिम्टम्स नॉर्मलाइज नहीं हो जाता है तब तक इसको दिया जा सकता है। नेक्स्ट है एंटी रेबीज सीरम। इट इज़ ए प्रिपरेशन कंटेनिंग एंटीवायरल ग्लोब्यूलिन दैट न्यूट्रलाइज द रेबिस वायरस, ठीक है। इंडिकेशन क्या है? हाई रिस्क कैटेगरी 3 के रेबिड बाइट हैविंग वुंड विथ ब्लीडिंग, लीक्स ऑन टैग स्किन और ड्रिंकिंग रॉ मिल्क फ्रॉम रैबिड एनिमल। तो ऐसे केसेस में इसको दिया जाता है। तो इसका जो डोज होता है इंटरनेशनल यूनिट पर kg बॉडी वेट 40, ठीक है। मैक्सिमम 300 इंटरनेशनल यूनिट तक दिया जा सकता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगर कुछ डाउट हो तो आप मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट